नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स स्टोर माय उमेश पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी पर फोकस कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम प्रेजेंट टाइम में RS अग्रवाल की बुक से टॉपिक्स की स्टडी कर रहे हैं और वर्तमान समय में जो टॉपिक चल रहा है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। और इसके हमने पिछले 2 वीडियोस में काफ़ी क्वेश्चन करवा दिए थे। अब बढ़ते हैं आगे और आज से जो क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं उनसे जो है थोड़ा टाइप आपको चेंज मिलेगा, तो ध्यान से समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 97 से देखते हैं। 4 पात्रों के मिश्रणों में दूध और पानी क्रमशः 5:3, 2:1, 3:2 तथा 7:4 के अनुपात में है। किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है? देखिए, 4 बर्तन रखे हुए हैं जिनमें दूध और पानी का अनुपात क्या है। देखिए, पहले बर्तन में है 5:3, ठीक है। दूसरे बर्तन में है 2:1, तीसरे बर्तन में है 3:2 और चौथे बर्तन में है 7:4। अब डियर फ्रेंड्स, बात को समझिए। 4 बर्तन हैं, 4 बर्तनों में क्या है, दूध और पानी रखे हुए हैं अलग अलग। ये बर्तन ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, ये डी मान लो। जरूरत नहीं है ए बी सी डी मानने की, हम बता रहे हैं। तो इनमें क्या है कि पहले बर्तन में क्या है, 5 भाग दूध का है और 3 भाग पानी का है, यानी टोटल मिश्रण जो है वो 8 भाग है, ठीक है। इसमें दूसरे बर्तन में 2 भाग मिल्क का है और 1 पार्ट जो है वो वाटर का है। तो टोटल मिश्रण कितना है? 3, ठीक है, जिसमें कि 2 भाग मिल्क का है और 1 भाग पानी का है। तीसरा जो बर्तन है उसमें जो है क्या है कि 3 भाग दूध भरा हुआ है और 2 भाग मिश्रण 2 भाग वाटर भरा हुआ है। टोटल कितने मिश्रण है? 5 भाग मिश्रण, 5 मिश्रण में 3 + 2 5 में। और जो चौथा जो बर्तन है उसमें क्या है, 7 भाग मिल्क है और 4 भाग जो है वो वाटर है। तो इन्होंने ये कहा गया कि कौन सा बर्तन है जिसमें कि दूध की मात्रा पानी के सापेक्ष बहुत कम है, ठीक है। तो क्या है कि हम इन सबको परसेंटेज में चेंज करेंगे। तो पहले देखिए, मिश्रण हमें क्या मिलेगा। मिश्रण जो है, देखिए, मिश्रण पहले वाले में हमें 8 मिलेगा, 8 मिलेगा, ठीक है। और जो दूध की मात्रा होगी वो उसमें कितनी होगी? 5। सिर्फ दूध के बारे में ही इन्होंने पूछा है, इसलिए हमें वाटर पर वर्क नहीं करना है, केवल मिल्क के पर ही वर्क करना है। तो दूध की मात्रा 5 है, कितने में? पूरे मिश्रण 8 में, ठीक है। दूसरे वाले में क्या है, जो दूध है वो 2 पार्ट भरा हुआ है और टोटल मिश्रण कितना है? 3 का है, 2 + 1 3, यानी 3 लीटर भरा हुआ है। तो उसमें 2 लीटर जो है दूध है और 1 लीटर पानी है, इस तरीके से। ऐसे ही इसमें क्या है कि पूरा मिश्रण क्या है, 5 लीटर है, 3 + 2 5 लीटर, जिसमें 3 लीटर दूध भरा हुआ है, 2 लीटर पानी भरा हुआ है, ठीक है। दूध के बारे में पूछा है इसलिए पानी के बारे में सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही इसमें देखिए, 7 + 4 11 लीटर अगर मिश्रण भरा हुआ है तो 7 लीटर जो है दूध है और 4 लीटर पानी है। अब डियर फ्रेंड्स, उन्होंने ये पूछा है कि कौन सा ऐसा बर्तन है जिसमें पानी के सापेक्ष दूध बहुत कम है। तो ऐसे में क्या है कि हम परसेंटेज का सहारा लेते हैं, परसेंट में चेंज कर देंगे।
तो क्लियर हो जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करा दीजिए अब, ठीक है, ये 100 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 25 पंचे 125, और ये यहाँ परसेंटेज लगा दो, लगाना चाहो तो लगा सकते हो, तो ये हो जाएगा 125 का होगा 62.5%। दूसरा क्या हो जाएगा, 200/3%। 200/3% का मतलब होता है 66.66%। ठीक है, जब हम परसेंटेज पढ़ाएंगे तब हम और अच्छे तरीके से आपको परसेंटेज निकालना बता देंगे। ठीक है, अभी तो हालांकि सब बच्चों को परसेंटेज निकालना आती है, लेकिन फिर भी आप समझ सकते होंगे कि हम कैसे ये वर्क कर रहे हैं। इसमें क्या है, 60%, 5 दूनी 10 और 20 हो जाएगा, और 3 60%, और लास्ट में जो है 700/11, यानी 11 छक्का 66, 11 तियां 33, 11 तियां 33, 63.66 ऐसी कुछ परसेंट करके आएगा। ठीक है, तो सबसे कम हमें क्या है, तीसरा वाला बर्तन मिल रहा है। ठीक है, जिसमें जो है दूध पानी के सापेक्ष सबसे ज्यादा कम है, तो तीसरा वाला बर्तन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इस अनुपात को 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए। ठीक है, देखिए 60 लीटर का कोई मिश्रण है जिसमें जो मिल्क और वाटर है वो 3:1 है, मिल्क और वाटर है वो 3:1 है, और होना कितना चाहिए, 2:1। 3:1 को 2:1 करने के लिए पूछ रहे हैं इसमें कितना वाटर ऐड किया जाए। तो इसके लिए डियर फ्रेंड्स हम क्या करेंगे कि हम 60 लीटर जो मिश्रण है, ठीक है, उसमें हम दूध और पानी की मात्रा अलग से निकाल लेंगे। तो देखिए इसमें मिल्क कितना होगा, 3 और 1 4, 60 ऊपर और अनुपात के योग नीचे। ठीक है, दूध कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 45 लीटर। ठीक है, तो ये मिल्क होगा। और वाटर कितना होगा, अरे भाई वाटर जब 60 लीटर में 45 लीटर वाटर है, सॉरी 60 लीटर में जब 45 लीटर मिल्क है, तो जाहिर सी बात है वाटर जो है वो ऑटोमेटिक 15 लीटर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, या 60/4 × 1 कर दो। ठीक है, तो वाटर निकल आए। अब इसमें पूछ रहे हैं कि ये अनुपात इन्हें 2:1 बनाना है। 2:1 करने के लिए हम इसमें कितना पानी और मिला दें। तो देखिए 45/15। अब चूंकि ये जो मिल्क है इसमें तो कुछ ना मिलाया जा रहा ना इससे कुछ निकाला जा रहा है, इसमें कोई हेर फेर नहीं करेंगे। इसमें हम ये कंसीडर कर ले रहे हैं कि x लीटर वाटर मिला रहे हैं। ठीक है, तब ये अनुपात जो है 2:1 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, तो 45 बराबर 30 प्लस 2x, 2x बराबर 15 हो जाएगा, तो x बराबर 15/2 या 7.5 लीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए ये 35 लीटर एक मिश्रण है जिसमें मिल्क और वाटर का अनुपात 5:2 है। अब ये बोलना है कि इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो देखिए पहले क्या है, ये 35 लीटर में हम ये फाइंड आउट करेंगे, तो 35 लीटर जो मिश्रण है इसमें हम पता लगाएंगे कितना दूध और कितना पानी है। तो ये 35 लीटर मिश्रण, यहां मिश्रण होगा अनुपात है क्योंकि यानी 7 से हम भाग दे देंगे। ठीक है, इनटू। ठीक है, अब ये कितना है
मिल्क 7×35, यानी मिल्क जो है वो 25 लीटर है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब लोग समझ पा रहे होंगे। अब वाटर कितना होगा, वाटर कितना होगा, वाटर कितना होगा, 35/7 तो ज्यों का त्यों रहेगा, यहां 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 5 दूनी 10। ठीक है, 35/7 × 2 यानी 10 लीटर। या फिर सीधी सी बात यह है कि 35 लीटर मिश्रण था ही, 25 लीटर मिल्क है, तो जाहिर सी बात है 35 में से 25 जाएगा, 10 लीटर वाटर निकल आएगा। अब ये बोल रहे हैं कि इसमें क्या है, 5 लीटर मिल्क और मिला दिया जाता है। ठीक है, 5 लीटर मिल्क और मिला दिया जाता है, तब जो है मिश्रण कितना होगा, तब अनुपात क्या होगा, तो 25+5, वाटर में कोई हेरफेर नहीं किया जा रहा है, 30/10 या 3:1। ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 बर्तनों ए तथा बी में दूध और पानी के मिश्रण क्रमशः 5:3 तथा 2:3 के अनुपात में हो। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी। ठीक है, ये क्या है, बर्तन ए है और ये क्या है, बर्तन बी है। इसमें क्या है, 5:3 के अनुपात में मिल्क और वाटर का रेशियो है। ठीक है डियर फ्रेंड, और इसमें क्या है, 2:3 के अनुपात में मिल्क और वाटर का रेशियो है। फिर से समझ लीजिए डियर फ्रेंड्स, ये बर्तन ए है और ये बर्तन बी है। बर्तन ए में जो है दूध और पानी का अनुपात 5:3 है, और बर्तन बी में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। ठीक है, तो इनको किसी नए बर्तन में, ठीक है, किस अनुपात में मिला दिया जाए कि जो मिश्रण, तीसरा मिश्रण बनता है उसमें दूध और पानी की मात्रा बराबर आए। ठीक है, यानी दूध और पानी की मात्रा बराबर होने का मतलब 1:1 आ जाए, 1:1 आ जाए। तो देखिए, तो डियर फ्रेंड्स इससे हमें क्या मिलेगा, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। बर्तन ए में कुल मिश्रण कितना है, 5+3 = 8 है। तो इसमें दूध की मात्रा कितनी होगी, 5/8 होगी कि नहीं होगी, 5/8। पानी की मात्रा कितनी होगी, 3/8 होगी कि नहीं होगी, इस बात को समझिए। बर्तन बी में कुल मिश्रण अनुपाती योग जो करेंगे इनका 2+3 5। ठीक है, तो इसमें क्या है, बर्तन बी में जो है दूध की मात्रा कितनी होगी, ये होगी 2/5। ठीक है, और पानी की मात्रा कितनी होगी, 3/5। ये सब आपको लिखना नहीं है, ये क्या है कि थोड़ा आपके दिमाग में क्लिक कर जाए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, इतना लिखते रहोगे तो सवाल फिर नहीं हो पाएगा, और अभी हम इसको छोटा करके बताएंगे। ठीक है, बर्तन ए में कुल मिश्रण जो है वो 8 है, जिसमें पानी की मात्रा जो है 3/8 है और दूध की मात्रा 5/8 है। बर्तन बी में कुल मिश्रण जो है 5 है, तो दूध की मात्रा क्या है, 2/5 है और पानी की मात्रा 3/5 है। अब क्या है, इनको मिला दिया गया। ठीक है, तो कहा जा रहा है तीसरे बर्तन में ये बराबर होंगे दूध और पानी। तीसरे बर्तन में कुल मिश्रण क्या होगा, बराबर अनुपात में, यानी 1:1 होगा, और 1:1 का अनुपात क्या होगा, 2। तो ठीक है, तो दूध की मात्रा जो है
वो हो जाएगी 1/2। पानी की मात्रा जो है वो हो जाएगी, वो भी 1/2 हो जाएगी। ठीक है। ये अब देखिए, ये केवल समझाने के लिए था। इसमें अप्लाई होगा एलिगेशन। ठीक है, एलिगेशन अप्लाई होगा। तो देखिए, आप कोई एक मात्रा ले लें, दूध की मात्रा से ही वर्क करें। ठीक है, तो देखिए इसमें दूध की मात्रा 5/8 है। ठीक है, इसमें दूध की मात्रा 2/5 है। ठीक है, कुल और इस ये जो है बता रहे हैं 1/2। एलिगेशन अप्लाई कर दो बस, और कुछ नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, डियर फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, इससे ये घटेगा। ठीक है, तो इससे ये घटेगा, ये हो जाएगा 5/8 माइनस 1/2, और इससे ये घट जाएगा। ठीक है, तो ये मिल जाएगा डियर फ्रेंड्स हमें कितना, 1/10 अनुपात, और ये मिल जाएगा 1/8। इसमें क्या है, एलसीएम से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 4/5। ठीक है, ये आ जाएगा। हमने क्या किया, यहां से दूध की मात्रा को उठा लिया, यहां से दूध की मात्रा को उठा लिया। ठीक है, मिश्रण में, और यहां से जो कुल मिश्रण था उसमें से दूध की मात्रा को उठा लिया। तो उससे क्या है, एलिगेशन के द्वारा ये अनुपात आ गया 4/5, इस अनुपात में मिलाया है। ठीक है, अब देखिए डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखिए, बर्तन ए है, तो बर्तन ए में क्या है, दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, कुल मिश्रण 5/8 हो जाएगी कि नहीं। बर्तन बी में जो है कुल मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, 2/5। ठीक है, अब जब मिलाकर, सीधी सी बात है, तीसरे बर्तन में डालेंगे तो उसमें दूध और पानी बराबर बराबर होगा, यानी टोटल मिश्रण 2 होगा, जिसमें 1 भाग पानी होगा, 1 भाग दूध होगा। तो दूध की मात्रा हो जाएगी 1/2, 1/2 ऐसा लगाना है ये क्वेश्चन, और बस एलिगेशन अप्लाई कर देना। ठीक है, तो बस 5/8 माइनस 1/2, और ये डियर फ्रेंड्स हो जाएगा 1/2 माइनस 2/5। सीधी सी बात है, 1/10 अनुपात, और ये कितना हो जाएगा 1/8, 4/5 आ जाएगा। लेकिन आपको रट्टू तोता नहीं बनना है, आप इस पानी की मात्रा को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप पानी की मात्रा कैसे लेंगे, मिश्रण में 3/5, यहां से भी क्या उठा, यहां से मिल जाएगा 3/8, यहां से मिल जाएगा 3/5, 1/2 एलिगेशन लगा देंगे तब भी आंसर आएगा। ए और बी 2 मिश्र धातु हैं जिनमें सोने और तांबे को क्रमशः 5/3 तथा 5/11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया। इन दोनों धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु सी बनाई गई है। सी में सोने और तांबे की मात्रा का अनुपात क्या होगा। ए और बी 2 मिश्र धातुएं हैं, ठीक है, जिसमें सोना और तांबा, गोल्ड एंड कॉपर का जो रेशियो है 5/3 और 5/11 है। ए और बी दो मिश्र धातुएं अलग अलग हैं, जिसमें सोने और तांबे का अनुपात जो है 5/3 है, और बी धातु सब क्या है 5/11 है, सोने और तांबे का अनुपात। इन्हें क्या है कि पिघला दिया गया है। ठीक है, पिघलाकर जो है एक नई धातु बनाई गई है सी। उस धातु में क्या है, सोना और तांबा का अनुपात बताइए। ठीक है, धातु सी है, सी में सोना और तांबा का जो है रेशियो बताइए। तो डियर फ्रेंड्स, इस ऐसे क्वेश्चंस को हम कई विधि से कर सकते हैं। ठीक है,
लेकिन हम वही अप्लाई करेंगे विधि जो कि सरलता से हमको आ जाए, लेकिन फिर भी हम इसमें 2 या 3 विधियां तो आपको बता ही देंगे। देखिए, तो ए में क्या है, सोना। ए में क्या है, सोना कितना होगा, ए में सोना होगा 5/8। ठीक है। तांबा क्या होगा, तांबा होगा 3/8। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। बी में सोना होगा 5/16, तो तांबा कितना होगा, 11/16 होगा डियर फ्रेंड्स कि नहीं। इतना, ये हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। तो अब क्या होगा कि जब इन्हें आपस में मिलाया जाएगा तो सोना जाएगा सोने के पास और तांबा जाएगा तांबे के पास। ठीक है, तभी तो सोने और तांबे का अनुपात बनेगा। तो देखिए, इससे इसको जोड़ देंगे मिलाने के बाद, मिलाने के बाद 5 मिलाने के बाद सोना और तांबा का जो है अनुपात क्या होगा। तो सोने के पास जब सोना जाएगा तो 5/8 प्लस ये 5/16 अनुपात। तांबे के पास तांबा जाएगा तो 3/8 प्लस 11/16। ठीक है, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 2 पंचे 10, 15/16। ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 2 तिया 6 प्लस 11, 17/16। ये कट जाएगा तो अनुपात आएगा 15/16। ठीक है, तो जो धातु जो सी होगी उसमें जो सोने और तांबे का अनुपात होगा वो 15/17 होगा। ठीक है, अब देखिए इसी तरीकों को हम सॉर्ट कर रहे हैं और फिर नेक्स्ट मेथड भी हम बता रहे हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, हमें इतनी सब लिखने की जरूरत नहीं थी। हम क्या है, सोना और तांबा बस एक तरफ मन में सोच लेंगे, या लिखना चाहो तो थोड़ा लिख लेंगे जल्दी से। एक तरफ क्या है, सोने का संयुक्त मिश्रण चलेगा और एक तरफ तांबा तांबा चलेगा अनुपात में। तो यहां देखिए सोना कितना है 5 बटे में कितना हो जाएगा 5 + 3 8, प्लस बी के लिए देखेंगे, फिर बी का सोना उठा लेंगे। बी का सोना 5 और बटे में क्या चलेगा 11 5 16 मिश्रण चलेगा। ठीक है, फिर तांबे के पर वर्क करेंगे तो तांबा क्या है 3 उठा लेंगे और मिश्रण कितना चलेगा 8। ठीक है, प्लस यहां से तांबा जो है कितना है 11 है और मिश्रण जो है यानी टोटल वो 16 चलेगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आ जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी कैलकुलेशन 15/17। ये क्या है, पहले वाला तरीका था। ठीक है, जो कि बहुत ही सिंपल था। अब देखते हैं दूसरे वाला तरीका। दूसरा वाला तरीका देखते हैं डियर फ्रेंड्स। सोना और तांबा, ठीक है, बोल रहे हैं कि 5:3 के अनुपात में क्या है, ए धातु में है और बी अनुपात सी के अनुपात में जो है बी धातु में है, इनका अनुपात मतलब। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब ये क्या है, इनको समान मात्रा में लेकर, इनके मिश्रण को समान मात्रा में लेकर कोई धातु सी बनाई जाती है। समान मात्रा में लेकर कोई धातु सी बनाई जाती है, इनके मिश्रण को समान मात्रा में लेकर। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, इससे हमें मिश्रण क्या मिला 8 मिला 5 + 3 8, और इससे हमें मिश्रण मिला 16। अब देखिए इन्हें समान मात्रा में लेने के लिए क्या होगा, इनको बराबर करना पड़ेगा कि नहीं, कैलकुलेशन में बराबर करना पड़ेगा कि नहीं। तो
कैलकुलेशन बराबर करने के लिए क्या है, यहां पे 16 है तो यहां पे भी 16 हो जाए, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां जब 2 से करेंगे तो इस पूरे में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 2। ठीक है, बस क्या अब इनको क्या है, जोड़ देंगे, इनको क्या है, जोड़ देंगे, तो जो नई धातु बन रही है उसमें कैलकुलेट हो जाएगा कितना अनुपात सोने का होगा और कितना अनुपात तांबे का होगा। तो डियर फ्रेंड्स, 2 पंचे 10 हो जाएगा, और 10 5 15 अनुपात 3 दूनी 6 प्लस 11 15 अनुपात 17। जो सी धातु आएगी उसमें जो है 15 अनुपात 17 के अनुपात में जो है वो सोना और तांबा होगा। फिर से समझ लीजिए कि कोई धातु ए है, उसमें सोने और तांबे का अनुपात 5 अनुपात 3 है। फिर क्या है, दूसरी धातु है, उसमें सोने और तांबे का अनुपात 5 अनुपात 11 है। ठीक है डियर फ्रेंड, इन्होंने क्या किया कि दोनों के मिश्रणों को समान अनुपात में लिया, तो यानी टोटल इसका मिश्रण क्या है, 8 है। ठीक है भाई, मान लो इसमें 5 ग्राम सोना है, कोई धातु इसमें 5 ग्राम सोना है और 3 ग्राम तांबा है, तो टोटल जो मिश्रण होगा वो 8 ग्राम होगा कि नहीं होगा, तो इन्होंने पूरा 8 ग्राम लिया। इसमें क्या है, दूसरी धातु है, इसमें 5 ग्राम सोना है, 11 ग्राम तांबा है, तो पूरा क्या है, 16 ग्राम हो जाएगा। समान मात्रा में लिया ही है, उस क्वेश्चन में कहा गया, तो इनको मिलाकर तीसरी धातु सी बनाई जा रही है समान मात्रा में लेकर, तो इन्हें समान, इनकी जो है मिश्रण समान कर लीजिए, इनका ये अनुपात योग समान कीजिए। यहां 2 से मल्टीप्लाई, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 16 यहां दिख रहा, 16 यहां दिख रहा, पूरा ये सब बराबर हो गया। तो बस इनको जोड़ दो, ये हो जाएगा 15 अनुपात 17। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 15 अनुपात 17 इस अनुपात में होगा, नई धातु जो सी होगी उसमें सोने और तांबे का अनुपात 15 अनुपात 17 होगा। तो चाहे इस वाले तरीके से करो चाहे इससे पहले वाले तरीके से करो, दोनों ही में जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इनके अलावा कोई आपको तीसरे तरीके की तरफ नहीं जाना है, नहीं तो फिर क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। अब डियर फ्रेंड्स, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में चलते हैं, जो हमने अभी स्टैंड बाय मोड पर रख दिया था। 3 बराबर गिलासों में स्पिरिट तथा पानी के मिश्रण क्रमशः 3 अनुपात 4, 4 अनुपात 5 तथा 5 अनुपात 6 के अनुपात में है। इन मिश्रणों को एक नए गिलास में उलटकर मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में स्पिरिट तथा पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये ए गिलास है, ये बी गिलास है, ये सी गिलास है और ये डी गिलास है। ठीक है, पहले वाले में स्पिरिट और पानी का रेशियो, ठीक है, स्पिरिट और पानी का रेशियो क्या था, 3 अनुपात 4 है। ठीक है डियर फ्रेंड, दूसरे वाले गिलास में स्पिरिट और पानी का रेशियो 4 अनुपात 5 है। तीसरा वाला गिलास जो है उसमें स्पिरिट और पानी का रेशियो 5 अनुपात 6 है। अब क्या है, इन सबको मिला दिया गया है। ठीक है, और इसमें क्या है, इसको ये गिलास है, गिलास आपको कुछ नहीं बनाना है, इसमें इन सबको उड़ेल दिया गया बड़े गिलास में। उसमें स्पिरिट और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए डियर फ्रेंड्स, इसके लिए हम क्या करेंगे, स्पिरिट और वाटर, ठीक है, इनका रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से क्या है, मिश्रण क्या है, मान लो ये क्या है, 3 लीटर स्पिरिट है और ये 4 लीटर पानी है, तो कुल मिश्रण 7 लीटर होगा। 4 + 3 7 और ये 3, ठीक है, प्लस यहां से स्पिरिट कितना मिलेगा, 4/9, ठीक है, यहां से स्पिरिट कितना मिलेगा, 5 भाग स्पिरिट होगा और टोटल मिश्रण 11 होगा। होगा कि नहीं होगा, अनुपात। अब वाटर चलेगा, वाटर के बारे में करेंगे वर्क। तो देखिए यहां क्या होगा, टोटल मिश्रण 7 रहेगा जिसमें वाटर क्या है, 4 है।
यहां पर देखिए टोटल मिश्रण क्या है, 9 होगा, जिसमें क्या है वाटर 5 है, और यहां पर लास्ट में टोटल मिश्रण 11 होगा, जिसमें वाटर जो है वो 6 होगा। ठीक है, अब क्या है, इनका सिर्फ कैलकुलेशन होगी। कैलकुलेशन कैलकुलेशन बहुत लंबी है, जो कि आप लोग करेंगे, समझ रहे हो। तो इसका सही आंसर आएगा 920 अनुपात 1159। ठीक है, 920 अनुपात 1159 इसका जो है आंसर आएगा। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से देखते हैं। क्या है, स्पिरिट है और वाटर है। पहले गिलास में 3:4 के अनुपात में, दूसरे गिलास में 4:5 के अनुपात में, तीसरे गिलास में 5:6 के अनुपात। ठीक है, ए गिलास में है 3:4 के अनुपात में, बी गिलास में है 4:5 के अनुपात में, सी गिलास में 5:6 के अनुपात में। ये बोल रहे हैं कि इनको क्या है मिलाकर एक गिलास डी में उड़ेल दिया गया, तो उसमें स्पिरिट और वाटर का रेशियो होता है। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, इससे हमें क्या है मिश्रण टोटल क्या मिलेगा। जैसे मान लो ग्लास ए में 3 लीटर स्पिरिट है और 4 लीटर वाटर है, तो टोटल मिश्रण मिलेगा 7 लीटर। इसमें क्या हो जाएगा 9, ऐसे इसमें हो जाएगा 11। ठीक है, अब क्या है इन मिश्रणों को हमें आपस में समान करना पड़ेगा। ठीक है, और समान कैसे होंगे ये आप अच्छे तरीके से समझते होंगे, एलसीएम के द्वारा। ठीक है, 7, 9, 11 का हम एलसीएम लेंगे और वर्क शुरू करेंगे। तो इसमें क्या है 9 गुणित 11 कर देंगे। ठीक है, इसमें इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इसमें भी 9 × 11 होगा और इसमें भी 9 × 11 होगा। ठीक है, फिर इसमें 7 गुणित 11 करेंगे कि नहीं करेंगे, तो इसमें भी 7 × 11 होगा और इसमें भी 7 × 11 होगा। इसमें करेंगे 9 × 7 करेंगे, 7 × 9 या 9 × 7, इसमें भी 9 × 7 होगा, इसमें भी 9 × 7 होगा। कैलकुलेशन फिलहाल इसमें भी नहीं पीछा छोड़ेगी। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग करेंगे तो आंसर 920 अनुपात 1159 आ जाएगा। ठीक है, ये है। जब इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं कि 2 को समान मात्रा मिलाकर या 3 को समान मात्रा मिलाकर किसी चौथे में मात्रा में डाला जाता है, तो इसी तरीके से सॉल्व होते हैं। ठीक है, ये दोनों मेथड में बताया, कोई एक सा भी आप लगा दीजिए। अब कैलकुलेशन का तो आप कुछ कर नहीं सकते, कैलकुलेशन तो लंबी है, तो वो तो करना पड़ेगी आपको। सोना पानी से 19 गुना भारी है, जबकि तांबा पानी से 9 गुना भारी है। इनको किस अनुपात में मिला जाए कि मिश्रण धातु पानी से 15 गुना भारी हो। यानी कि सोना है वो पानी से 19 गुना भारी है और तांबा जो है वो पानी से 9 गुना भारी है। इनको किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी सोना और तांबा को कि जो मिश्रण जो मिल जाए वो पानी से 15 गुना भारी हो। तो इसको क्या है एलिगेशन से लगाएंगे। क्या है एलिगेशन से, एक तरफ लिख लेंगे सोना, दूसरी तरफ लिख लेंगे तांबा। ठीक है, यहां हो जाएगा 19, यहां हो जाएगा 9, हो जाएगा। बीच में क्या है 15 गुना भारी हो, 15 लिख देंगे। ठीक है, बस 19 में से 15 जाएगा 4 और 15 में से 9 जाएगा 6, 6:4, 2 3 6, 2 दूनी 4, 3:2। इससे सरल मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का और कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। श्री तथा श्रीमती गुप्ता का भार 7:8 के अनुपात में है। यदि इनका कुल भार 120 किलोग्राम हो, डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री गुप्ता का भार 6 किलोग्राम कम हो गया हो तथा इनके भार का अनुपात 5:6 हो गया, तो श्रीमती गुप्ता का भार कितना कम होगा। ये मिस्टर गुप्ता है और ये मिसेस गुप्ता है। ठीक है, इनका जो भार है वो 7:8 के अनुपात में है। टोटल भार जो है वो 120 किलोग्राम है। ठीक है, डाइटिंग करने के बाद जो है जो मिस्टर गुप्ता है वो उनका वजन 6 kg कम हो गया। मिस्टर गुप्ता का वजन 6 किलोग्राम कम हो गया और इससे जो है इन दोनों के वजनों का अनुपात जो है वो 5:6 हो गया। इन दोनों के भारों का अनुपात जो है वो 5:6 हो गया। फिर से समझ लीजिए, मिस्टर गुप्ता और मिसेस गुप्ता हैं,
ये इनके भारों का अनुपात 7:8 है। ठीक है, कुल भार जो है 120 किलोग्राम है। जब डाइटिंग हुई तो जो मिस्टर गुप्ता है उनका वजन जो है 6 किलोग्राम कम हो गया। तो ये पूछ रहे हैं जो मिसेस गुप्ता है इनका भार कितना कम हुआ। ठीक है, स्टार्टिंग में भार निकालिए, स्टार्टिंग में ये कितने वजन के थे ये, तो मिस्टर गुप्ता क्या है, कितने वजन के निकल आएंगे, 8 7 15 गुणे 7 15 अट्ठे 156 किलोग्राम के तो हो जाएंगे मिस्टर गुप्ता। ठीक है, और जो मिसेस गुप्ता हो जाएंगी वो कितने की हो जाएंगे, 8 × 8 64 किलो की। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब डाइटिंग करने के बाद मिस्टर गुप्ता का वजन जो है वो 6 किलोग्राम कम हो गया, यानी ये 50 किलो के ही रह गए। अब पूछा गया डाइटिंग करने के बाद जो मिसेस गुप्ता है इनका भार कितना कम हुआ, तो हम ये मान लेते हैं कि x कम हुआ तो 64 में से x जाएगा। ठीक है, और इनका जो अनुपात जो है वो 5:6 हो जाता है। जब मिसेस गुप्ता का भार x कम होता है, जब मिस्टर गुप्ता का भार 6 किलोग्राम कम हो जाता है और मिसेस गुप्ता का भार x कम हो जाता है, तब दोनों के भारों का अनुपात 5:6 हो जाता है। तो मिसेस गुप्ता का भार कितना कम हुआ, बस ये हो जाएगा कितना, 300 बराबर 5 के 20 5 6 30 2 32 माइनस 5x, तो ये यहां वो वहां 5x बराबर 20 x बराबर 4 kg। ठीक, मिसेस गुप्ता है उनका वजन जो है 4 किलोग्राम कम हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। एक हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूटा कि उसके टुकड़ों का भार 1:2:3:4 के अनुपात में था। यदि टूटने पर हीरे के मूल्य में रुपए 70,000 की हानि हुई हो तो मूल हीरे का मूल्य कितना था। इसमें जो है जहां पर 7,000 रुपए लिखा हुआ है वहां पर 70,000 होना चाहिए, तब जो है सही आंसर आएगा। कोई हीरा है, ठीक है, ये हीरा है, इसका भार जो है, इस हीरे का मूल्य जो है वो भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। इसका मतलब ये हुआ डियर फ्रेंड्स कि भार बढ़ेगा तो मूल्य भी बढ़ेगा, और भार अगर कम होगा तो मूल्य कम होगा। हीरा जब टूट गया, ठीक है, जमीन पे गिर पड़ा ये हीरा और ये ऐसे टूट गया, एक टुकड़ा ये हुआ, दूसरा टुकड़ा ऐसा हुआ, तीसरा ऐसा हुआ, ऐसा, इस तरीके से इसके टुकड़े हो गए, और ये हुए 1:2:3:4 के अनुपात में। समझिएगा, जैसे कोई हीरा है उसका कुछ निश्चित वजन है, ठीक है, मान लो इस हीरे का जो वजन जो है वो 10 ग्राम ही मान लो। अब जब ये टूट गया तो कोई टुकड़ा 1 ग्राम का हुआ, दूसरा टुकड़ा 2 ग्राम का हो गया, तीसरा टुकड़ा 3 ग्राम का हो गया, चौथा टुकड़ा 4 ग्राम का हो गया। इस तरीके से बात समझ सकते हैं आप। और इस प्रोसेस में क्या है, जब ये टूटा तो रुपए 70,000 की हानि हो गई, यानी हीरा टूट गया तो 70,000 रुपए की हानि हो गई। तो जो साबुत हीरा था, जो हीरा टूटा हुआ नहीं था, उसका मूल्य कितना है, बात आप फिर से समझिए। एक हीरा है, उसका मूल्य जो उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती दिया है। अब क्या है, टूट गया तो उसके 1:2:3:4 के टुकड़े हो गए, ठीक है, पूरा जो है वजन इन्हीं टुकड़ों में बट गया। तो आप जरा सोचिए कि जब ये टूटा नहीं होगा तो ये चारों टुकड़े इसके अंदर होंगे कि नहीं होंगे, ये चारों जो अनुपात हैं इसी के अंदर समाहित रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे। तो टूटने से पहले हीरे का मूल्य,
क्या रहा होगा, 1+2+3+4 उनका वर्ग, यानी कि 4 3 7 2 9 और 1 10 का वर्ग यानी 100। ठीक है, टूटने से पहले हीरे का मूल्य जो है वो 100 रुपए रहा होगा, हम 100 रुपए मानकर चल रहे हैं। अब क्या है, हीरा गिर पड़ा और हीरा टूट गया, और हीरे जो है 1:2:3:4 के अनुपात में बढ़ गया है। यानी कोई टुकड़ा 1 ग्राम का हुआ, कोई 2 ग्राम का टुकड़ा हुआ, कोई 3 ग्राम का टुकड़ा हुआ, और लास्ट वाला टुकड़ा 4 ग्राम का हुआ। तब टूटने के बाद जो है हीरे का मूल्य क्या हो जाएगा भैया, टूटने के बाद हीरे का मूल्य क्या होगा कि सभी टुकड़ों के भारों का वर्ग करके हम जोड़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि बोल रहे हैं कि हीरे का मूल्य जो है वो उसके भार के वर्ग के अनुक्रानुपाती है। तो भैया ये कर देंगे, इससे मिला 4 चौको 16 9 25 4 29 और 1 30, यानी कि टूटने के बाद हीरे का मूल्य 30 रुपए ही रह गया। तो अब इस प्रोसेस में क्या है कि हमें 70 रुपए की हानि हुई, टूटने से पहले मूल्य 100 था, टूटने के बाद 30 रुपए ही रह गया, 70 रुपए हमारे लॉस हो गए। तो ये बोल रहे हैं कि 70,000 रुपए की हानि हुई, तो जो निश्चित राशि दी है वो हमेशा अंश में लिखते हैं, और यहां पर हानि कितनी दिख रही है, इसमें 70 की दिख रही है। अब पूछा क्या जा रहा है, टूटने से पहले हीरे का मूल्य क्या था, टूटने से पहले हीरे का मूल्य क्या था, तो हम ये वैल्यू रख देंगे, क्या ये रख देंगे, टूटने से पहले हीरे का मूल्य 100 था, 100 से हम गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1000 बार कट जाएगा 100,000। ठीक है, यानी 1,00,000 रुपए का हीरा था, ठीक है, और टूटने के बाद 30,000 रुपए का ही रह गया। तो अब देखिए इसको शॉर्ट तरीके से कैसे करना है वो अब समझते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया है कि हीरे का जो क्वेश्चन में कहा गया हीरे का जो मूल्य है वो उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती हो गया है। तो क्या है डियर फ्रेंड्स, जब ये टूटा तो 1:2:3:4 के 4 टुकड़ों में बट गया। अब जब ये टूटा नहीं होगा तो ये चारों टुकड़े इसके अंदर समाहित थे कि नहीं, और यही इसका वजन था। तो जो मूल हीरा था, ठीक है, पहले वाला जो हीरा था, जो साबित हीरा था, उसका मूल्य कितना था, उसका मूल्य था 1 + 2 + 3 + 4 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर यानी 100। ठीक है, टूट गया तो अब जो है मूल्य बट गया, हर वजन का वर्ग करके जोड़ना पड़ेगा, ऐसे मूल्य हो गया इस हीरे का। ठीक है, ठीक है, और इसमें टूटने पर, इस प्रोसेस में टूटने पर 70,000 रुपए की हानि हुई। तो टूटने पर यहां 70 रुपए की हानि दिख रही है, तो यहां 70,000 बटे 70 कर दो। पूछा क्या गया है कि जो टूटने से पहले जो हीरा था उसकी कीमत कितनी थी, यहां पर 100 दिख रहा है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 100,000 यानी 1,00,000 रुपए। ऐसे करना है ये क्वेश्चन। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, इसमें हमने करेक्शन क्यों करवाया। पहली बात तो ये देखिए कि अगर हम 7,000 रुपए रख के क्वेश्चन करेंगे तो ऑप्शन में आंसर नहीं आ रहा है, चलो ठीक है, और ऑप्शन की बात छोड़िए, आंसर आएगा भी तो 10,000 रुपये आएगा, तो 10,000 रुपये का हीरा कोई बात हजम नहीं हुई है कि नहीं, 10,000 रुपये का हीरा होता ही नहीं है। अगर 70,000 रुपये की वैल्यू होगी तो 1,00,000 रुपये का हीरा होगा, और हीरा तो वैसे ही महंगा होता है। ठीक है, हीरा सोने से ज्यादा महंगा होता है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात 1:2 है, उत्तरी अर्धगोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है, दक्षिणी अर्धगोलार्ध पर थल और पानी का अनुपात कितना है। हमें दो जानकारियां दी गई हैं, संपूर्ण पृथ्वी पर अनुपात दिया है कितना, संपूर्ण पृथ्वी पर जो है हमें
थल और पानी का अनुपात जो है दिया है, वो दिया है 1:2। ठीक है। और उत्तरी गोलार्ध पर, उत्तरी गोलार्ध पर यह जो अनुपात दिया है वो 2:3 दिया है। ठीक है। तो इन्होंने पूछा है कि दक्षिणी गोलार्ध पर यह अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन में कहा है कि संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात 1:2 है। नॉर्थ पोल है, मतलब उत्तरी गोलार्ध है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध है, उस पर जो है थल और पानी का अनुपात 2:3 है। तो दक्षिणी गोलार्ध पर थल और पानी का अनुपात कितना होगा। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का सम क्या मिलेगा, 3 मिलेगा आपको। ठीक है, जाहिर सी बात है कि पूरी पृथ्वी पर 1/3 भाग में जो है थल है और 2/3 भाग में पानी है, ये तो आपको मालूम ही है। उत्तरी गोलार्ध पर क्या है, 2 और 3 का सम, थल और पानी का सम मिलेगा 5। थल और पानी का सम मिलेगा 5, यानी उत्तरी गोलार्ध पर जो थल है, यानी जो चलने लायक जगह है वो 2/5 है। ठीक है, और जो पानी है वो 3/5 है। ठीक है, अब देखिए पहले तो क्या है, हम ये जो है इनको हम बराबर करेंगे। ठीक है, ये हम बराबर करेंगे, यहां 3x5 करेंगे, यहां 5x3 करेंगे, इनके हम जो है मिश्रण को हम बराबर करेंगे। दूसरी बात यह है कि संपूर्ण पृथ्वी जो है वो उत्तरी गोलार्ध की दुगनी है कि नहीं। तो देखिए गोलार्ध एक है तो पृथ्वी है 2। ठीक है, मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को मिला के जो है पूरी पृथ्वी है कि नहीं। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध जो है पृथ्वी के अंदर ही है कि नहीं, पृथ्वी इनसे दुगनी है। ठीक है, इसमें 5 से गुणा करेंगे तो इसमें भी हम 5 से गुणा करेंगे, इसमें भी हम 5 से गुणा करेंगे, इसमें 3 से गुणा करेंगे तो इसमें भी हम 3 से गुणा करेंगे, और इसमें भी हम 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई, इससे जो है जो हमारा जो मिश्रण है वो समान मिल जाएगा, 15 और 15 में मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि संपूर्ण पृथ्वी जो है वो उत्तरी गोलार्ध की दुगनी है, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी में से हम उत्तरी गोलार्ध को घटाएंगे तो दक्षिणी गोलार्ध मिलेगा। ठीक है, और उत्तर और दक्षिण 50-50 हो गए तो बन गई हमारी संपूर्ण पृथ्वी। तो ये 2 का गुणा हम यहां करेंगे, 1 का गुणा हम यहां करेंगे, फिर 2 का गुणा यहां किया तो यहां भी कर दिया, यहां भी कर दिया, यहां 1 का गुणा, यहां 1 का गुणा। तो इससे हमें क्या मिल गया, ये मिल गया, इधर लिख ले रहे थल और पानी। थल मिल गया 10, पानी कितना मिल गया, 5 दूनी 10 दूनी 20। ये मिश्रण वगैरह आप नहीं लिखेंगे। फिर ये 2 तियां 6, थल मिल गया, 3 तिरका 9। ठीक है, ये मिल गया। अब संपूर्ण पृथ्वी में से अगर हम उत्तरी गोलार्ध को घटा दें तो हमें दक्षिणी गोलार्ध मिलाएगा कि नहीं। तो 10 में से 6 गया 4, और 20 में से 9 गया 11, यानी 4:11 का अनुपात हो गया, हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध पर थल और पानी का जो अनुपात है वो 4:11 होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए डियर फ्रेंड्स, संपूर्ण पृथ्वी है और उत्तरी गोलार्ध है। ठीक है, संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का कुछ अनुपात दिया है, 1:2 दिया है। ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध पर दिया है 2:3। पूछ रहे हैं कि दक्षिणी गोलार्ध जो है, ठीक है, इस पर थल और पानी का रेशियो बताइए। तो डियर फ्रेंड्स, संपूर्ण पृथ्वी पर हमें क्या है,
थल और पानी का मिश्रण मिलेगा 3, 1 + 2 3। उत्तरी गोलार्ध पर थल और पानी का मिश्रण मिलेगा 5, 2 + 3 5। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फिर दूसरी बात यह है कि संपूर्ण पृथ्वी क्या है, वो उत्तरी गोलार्ध जो जगह है उसका दुगना हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को मिलाकर पृथ्वी की रचना हो रही है। ठीक है, दोनों आधे आधे हैं, तो पृथ्वी किसी भी एक गोलार्ध का दुगना होगी, तो पूरी पृथ्वी 2 है, उत्तरी गोलार्ध 1 है। अब क्या है, पहले इनको बराबर करो, तो इसमें 5 से गुणा कर देंगे। जब यहां 5 से गुणा किया तो यहां 5 से गुणा किया, यहां 5 से गुणा किया। इसमें 3 से गुणा कर दो, तो इसमें 3 से गुणा किया, तो यहां भी 3 से गुणा किया। ठीक है, अब यहां पर क्या है, संपूर्ण पृथ्वी और उत्तरी गोलार्ध में 2 और 1 का अनुपात हो रहा है कि नहीं? तो यहां 2 से गुणा किया, तो यहां भी 2 से गुणा किया, यहां भी 2 से गुणा किया, यहां 1 से, यहां 1 से, यहां 1 से। ठीक है, अब संपूर्ण पृथ्वी में से उत्तरी गोलार्ध को हम घटा देंगे, तो दक्षिणी गोलार्ध का हमें अनुपात निकला मालूम पड़ जाएगा। तो बस 2 पंचे 10 और 3 दूनी 6, 10 में से 6 गया 4, 5 दूनी 10 दूनी 20 और 3 तिरका 9, बस 4:11। तो यानी दक्षिणी गोलार्ध पर थल और पानी का जो रेशियो होगा वो 4:11 होगा। अब देखते हैं डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 धातुओं में जिंक तथा तांबे का अनुपात क्रमशः 2:1 तथा 4:1 है। दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नई धातु में जिंक तथा तांबे का अनुपात 3:1 हो? ठीक है, धातु ए है और धातु बी है, 2 धातुएं हैं। ठीक है, जिनमें जिंक और तांबा ये मिला हुआ है, और इनका अनुपात क्या है, पहली धातु में जो है 2:1 है जिंक और तांबे का। ठीक है, और दूसरे वाले में क्या है, अनुपात जो है धातु बी में 4:1 है कि नहीं? अब बोल रहे हैं ना किस रेशियो में मिलाया जाए, इन्हें किस रेशियो में मिलाया जाए कि जो नई धातु हमें मिल रही है, सी मिल रही है, मान लो इन दोनों धातुओं का मिश्रण मिला दिया गया, ए का मिश्रण और बी का मिश्रण मिला दिया गया, तो हमें नई धातु क्या मिली, सी मिली, जिसमें कि जो जिंक और तांबे का अनुपात 3:1 हो। ए में हमें जिंक और तांबे का मिश्रण मिल रहा है 3, और बी में जिंक और तांबे का जो मिश्रण हमें मिल रहा है वो 5 मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे कि कोई एक धातु लेंगे और वर्क करना शुरू कर देंगे। जो मिश्रण है उसमें हमें क्या है, जिंक और तांबे का जो मिश्रण मिल रहा है वो 4 मिल रहा है। ठीक है, तो क्या है, हम ये देखिए, हम क्या है जिंक को उठा ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ए में क्या है, 2/3 भाग क्या है, जिंक है। ए में क्या है, 2/3 भाग जो है वो जिंक है, और बी में क्या है, 4/5 भाग जिंक है, 4/5 भाग जिंक है। और यही मिश्रण में आप देख लीजिए, मिश्रण में क्या है, 3/4 जिंक है। ठीक है, एलिगेशन से लगाइए तो ज्यादा सुविधा रहेगी। ठीक, अब कर देंगे एलिगेशन अप्लाई। ठीक है, 3/4 - 2/3, तो ये कितना हो जाएगा, 1/12। यहां क्या मिलेगा डियर फ्रेंड्स, 4/5 - 3/4, तो यहां मिलेगा 1/20। 1/20 अनुपात 1/12, यहां इनके हम एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 60 से, तो हो जाएगा 20 × 60, 12 × 5 = 60, 3:5। यानी इनको जो है 3:5 में जब मिलाया जाएगा तो हमें जो है
नई धातु में जिंक और तांबे का मिश्रण 3:1 मिलेगा। एक धातु में तांबा तथा जिंक 9:4 के अनुपात में है। 24 किलोग्राम तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाना होगा? तांबा और जिंक ये 9:4 के अनुपात में है, ठीक है। 24 किलोग्राम तांबे के साथ 24 किलोग्राम तांबे के साथ कितना हमें जिंक पिघलाना होगा, ठीक है। तो देखिए 24 किलोग्राम हम तांबा ले लेंगे, ठीक है, और इसके साथ 9। एक बात हुई कि नहीं? यहां पर 24 किलोग्राम तांबा दिया है तो यहां तांबे का अनुपात 9 है, ठीक है। पूछा जा रहा है जिंक। क्या पूछा जा रहा है? जिंक। बस तो जाएगा 24 चौको 96, 9 से जब हम भाग देंगे तो आंसर आएगा 10 सही 6/9 या 10 सही 2/3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, एक धातु के 60 किलोग्राम के साथ धातु बी का 100 किलोग्राम मिलाया गया है। यदि धातु ए में सीसे और टिन का अनुपात 3:2 हो तथा बी में यह अनुपात 4:1 हो तो नई धातु में कितना टिन होगा? धातु ए का 60 किलोग्राम लिया, ठीक है। इसमें जो है सीसे और टिन का अनुपात 3:2 है, ठीक है। इसमें सीसे का अनुपात 3:2 है तो इसमें टिन कितना हो जाएगा? 3 2 5 गुणित 2 यानी 24, ठीक है, 24 हो जाएगा। धातु बी में जो है वो सीसे और टिन का मिश्रण 100 किलोग्राम है, जिसमें सीसे और टिन का जो अनुपात है वो 4:1 है। तो इसमें क्या है? टिन कितना हो जाएगा? 20 किलोग्राम, ठीक है। तो नई धातु में टिन कितना होगा? 24 + 20 यानी ए में टिन की मात्रा प्लस बी में टिन की मात्रा बराबर 44, ठीक है। ये सिंपल है। एक महाविद्यालय में कला, वाणिज्य तथा विज्ञान में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात 3:5:8 है। यदि इन विभागों में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, 40% तथा 25% की वृद्धि हुई हो तो इन विभागों में छात्रों की संख्या का अनुपात क्या है? इन्होंने 3 अनुपात दिए हैं, 3:5:8, ठीक है। और प्रत्येक में क्या है? कितने की वृद्धि हुई? 20%, 40%, 25% की वृद्धि हुई है। 20%, 40%, 25% की वृद्धि हुई है। तो इसका मतलब ये होता है 20% की वृद्धि का मतलब हुआ 120%, 40% वृद्धि का मतलब हुआ 140%, ठीक है। और 25% वृद्धि का मतलब हुआ 125%, ठीक है। तो सीधी सी बात यह है कि यहां जो है हम 20% की वृद्धि हुई तो 120% से मल्टीप्लाई करा देंगे। यहां क्या है? 40% की वृद्धि हुई तो 140% से मल्टीप्लाई करा देंगे। यहां 125% से वृद्धि करा देंगे। बस सॉल्व क्वेश्चन। ये कितना हो जाएगा? 360 और ये हो जाएगा 700 और ये हो जाएगा कितना? 1000। बस ये कट गया, आधा कर दो, 18:35:50, ठीक है। ये अनुपात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, एक कॉलेज में कला तथा वाणिज्य संकाय में क्रमशः विद्यार्थियों का अनुपात 4:5 था। वाणिज्य संकाय में 65 और विद्यार्थियों द्वारा प्रवेश लेने पर यह अनुपात 8:11 हो गया। कला संकाय में कितने विद्यार्थी हैं? उसमें कला और वाणिज्य 2 संकाय हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स, जिसमें
कला में और वाणिज्य के विद्यार्थियों का अनुपात 4:5 है। फिर इन्होंने ये कहा है कि वाणिज्य संकाय में 65 स्टूडेंट आ गए, तो ये अनुपात 8:11 हो गया। ठीक है, तो क्या है कि कला संकाय है उसमें कितने विद्यार्थी थे। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, हमने माना कि कला और वाणिज्य में 4x और 5x स्टूडेंट थे। इन्हें निश्चित राशि बनाने के लिए हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया। जो विद्यालय में जो आर्ट डिपार्टमेंट था उसमें 4x स्टूडेंट थे और वाणिज्य डिपार्टमेंट था उसमें 5x स्टूडेंट थे। फिर हुआ ये कि 4x तो ज्यों का त्यों रहा, 5x में 65 और जुड़ गए, तो ये अनुपात हो गया 8/11। बस इससे हमारा काम बन जाएगा। तो ये तो 11 चौको 44 x और 8×5 40x और फिर 8×5 हासिल लगाई 5, 8×6 48, 48 और 5 53। 8×5 हासिल लगाई 4, 8×6 48 4 52 से क्या है 4x बराबर कितना आया 520। तो अब चूंकि हमें इसमें x की वैल्यू निकालने की जरूरत है ही नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि जो हमारा आर्ट डिपार्टमेंट था उसमें 4x स्टूडेंट थे जो कि 520 हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 126 से। 3 कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में दूरी तय की गई। यात्रा के समय का अनुपात 3:2:1 हो तो उनकी चालों का अनुपात क्या है। दूरी क्या है, किस अनुपात में तय की गई, 1:2:3 के अनुपात में तय की गई। समय का अनुपात क्या है, 3:2:1 है। तो इन्होंने पूछा है डियर फ्रेंड्स कि इनकी चालों का अनुपात बताइए। तो चाल बराबर हर बच्चा जानता है कि दूरी बटे समय होता है, बस ये कर दो, ऊपर वाले अनुपात में नीचे वाले अनुपात से भाग दे दो तो मिल जाएगा 1/3:1:3। एलसीएम क्या है 3 होगा, 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 1:3:9 हो जाएगा। तो इनकी चालों का जो अनुपात हो जाएगा वो 1:3:9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, जितने समय में एक खरगोश 5 छलांगे लगाता है उतनी ही देर में एक कुत्ता 3 छलांगे लगाता है। यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांगों में तय की गई दूरी के बराबर हो तो कुत्ते व खरगोश की चालों का अनुपात क्या है। समय है, कुत्ता है, खरगोश है, ठीक है। जितने समय में कुत्ता 3 छलांग लगाता है उतने ही समय में खरगोश 5 छलांग लगा देता है, ठीक है। जो दूरी है, दूरी कैसी है कि देखिए खरगोश दौड़ रहा है, एक छलांग उसने यहां लगाई, एक छलांग इसने यहां लगाई, एक छलांग, मान लो एक एक छलांग लगाई, 1-1 मीटर की छलांग मान लो, ठीक है। उतनी देर में कुत्ते ने जो है एक छलांग लगा दी, तो एक छलांग में तय दूरी कुत्ते के द्वारा 3 मीटर होगी कि नहीं होगी, और एक छलांग में कुत्ते के द्वारा जो दूरी होगी वो 1 ही मीटर तय हो रही है, ठीक है। तो छलांग की लंबाई का अनुपात क्या होगा, 3:1 होगा कि नहीं होगा। अब बात समझ में आ गई होगी कि मान लो खरगोश है वो तीनों छलांग 1-1 मीटर की लगा रहा है और कुत्ते ने एक ही छलांग में 3 मीटर की छलांग लगा दी, तो कुत्ते के द्वारा लगी हुई छलांग की लंबाई या छलांग की दूरी, ठीक है, का अनुपात जो है वो खरगोश के द्वारा लगाई हुई दूरी का अनुपात क्या होगा, 3:1 हो जाएगा। अब पूछी जा रही है चाल, तो चाल देखिए क्या होता है कि चाल जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है, छलांगों की संख्या, कि छलांगें जितनी ज्यादा लगेंगी उतनी चाल ज्यादा होगी।
ठीक है, और छलांग की लंबाई, ठीक है, छलांग की लंबाई। तो ठीक है, ये लंबाई तो हमें निकलनी आई, मालूम ही पड़ गया। हमें क्या है, छलांगों की संख्या, यहां इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा दिया, इसमें 5 से, तो 9:5 हो गया इसकी चालों का अनुपात। ठीक है, हरि के पास कुछ गायें तथा कुछ मुर्गे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 140 हो तो उसके पास कितने मुर्गे हैं? गाय है और मुर्गा है, ठीक है, गाय और मुर्गा है, दोनों को मिला दो तो जो सिर हैं वो 48 हैं गाय और मुर्गा को मिलाकर, और जो पैर हैं वो 140 हैं। ठीक है, अब देखिए 48 सिर जो हैं और 140 पैर हैं। ठीक है, तो 48 सिरों पर जो है 140 पैर हैं। ठीक है, अगर हम एक ही सिर मान लें तो 140/48 पैर होंगे। ठीक है, देखिए 48 सिरों पर 140 पैर हैं, मतलब 48 सिर हैं और 140 पैर हैं। अगर हम एक सिर फाइंड आउट करना चाहें तो क्या हो जाएगा, 140 से 48 पैर हो जाएंगे, इसको जरा सिंप्लीफाई कर लो तो हो जाएगा 35/12। ठीक है, 35/12 हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? अब यहां पर क्या है, गाय लिखी है, यहां पर लिखेंगे हम मुर्गा। ठीक है, प्रति जो वैल्यू आ गई है, यानी एक सिर पर जो पैर हैं वो है 35/12। ठीक है, ये है। अब गाय देखिए, पैरों की संख्या लेकर हम काम करेंगे, क्यों? क्योंकि हमने 48 सिरों पर 140 पैर थे, तो एक सिर पर 35/12 पैर हैं, तो गाय के होते हैं 4 पैर और मुर्गे के होते हैं 2 पैर। पैरों की संख्या लेकर हम वर्क करेंगे और एलिगेशन लगा देंगे, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 - 35/12, तो ये हो जाएगा 13/12। और यहां देखिए 35/12 -2, तो ये हो जाएगा कितना, 11/12, यानी 11:13 का अनुपात गाय और मुर्गे में आ जाएगा। ठीक है, अब पूछ रहे हैं मुर्गों की संख्या का अनुपात बताइए, तो मुर्गों की संख्या का अनुपात कैसे निकलेगा? मुर्गों के हम सर ले लें, क्योंकि हर इंसान को या कोई भी जानवर हो उसको एक ही सर होता है। ठीक है, टोटल जानवर कितने हैं? 48। टोटल एनिमल कितने? 48। क्यों लिया 48? क्योंकि एक व्यक्ति या एक जानवर, सबको एक ही सिर होता है, यानी 48 सिर मतलब 48 लोग, तो यहां 48 सिर का मतलब 48 जानवर। 48 टोटल यहां पर कितने हो गए? 11 और 13 24। ठीक है, पूछी क्या जा रही? मुर्गों की संख्या, यानी मुर्गों का अनुपात ले लीजिए, तो 13, 24 दूनी 48, 13 दूनी 26, यानी 26 मुर्गे जो हैं वो होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को रेशियो एंड प्रोपोर्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप अब रेशियो और प्रोपोर्शन से संबंधित किसी भी प्रॉब्लम को बड़े अच्छे से सॉल्व करने में सक्षम हो गए होंगे। तो आप लोग अपनी प्रैक्टिस को लगातार बनाए रखिए, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो टॉपिक आप सबको पढ़ाया जा रहा है उस टॉपिक के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, और जहां पर प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कीजिए। जो हमारे पुराने भाई बहन हैं वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो भाई बहन पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और दूसरों को भी खुश रखिए। इसी
शुभकामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।